Good evening, everyone. Today we will discuss about the concept of rights under BA program first year of All Indian Universities. आज हम लोग अधिकारों पे चर्चा करना चाहेंगे जो कि BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के अंदर एक अध्याय है. इसी के साथ ही ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में भी पढ़ा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. देखिए, आज के इस लेक्चर के दौरान हम लोग अधिकारों का अर्थ क्या होता है, इनकी प्रकृति क्या होती है, द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ राइट्स. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ राइट. अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों को समझेंगे, जिसके तहत हम लोग प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को पढ़ेंगे, विधिक अधिकारों का सिद्धांत यानी लीगल थ्योरी ऑफ राइट, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत और अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, और अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट. इसके उपरांत हम लोग मानव अधिकारों पर भी चर्चा करेंगे और मानव अधिकारों के उपरांत हम अंत में अधिकारों की जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशन ऑफ राइट्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम लोग अधिकारों की परिभाषा से आरंभ करते हैं. देखिए, एक बड़ा फेमस डेफिनेशन है हैरोल्ड लॉस्की का, और उनका कहना था कि अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना साधारणता सिंपली कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता. राइट्स आर बेसिकली अ सोशल कंडीशंस विदाउट विच नो वन कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी इन अ फुलेस्ट मैनर. यानी अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना मैं और आप या हम सभी अपने व्यक्तित्व का विकास बिल्कुल नहीं कर सकते, चूंकि यह हमारे जीवन के विकास के लिए नितांत आवश्यक है. देखिए, एक और डेफिनेशन आती है अर्नेस्ट बार्कर की, और अर्नेस्ट बार्कर का कहना था कि अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित होते हैं. यानी अधिकार उस सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित होते हैं. वास्तव में अधिकार इस बात का प्रमाण होते हैं कि राज्य में व्यक्ति के महत्व को, उसकी गरिमा को, उसकी इंपॉर्टेंस और डिग्निटी को कितना एक्सेप्ट किया जाता है, कितना स्वीकार किया जाता है. देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक इंसान में कुछ शक्तियां होती हैं जिनको विकसित किए बिना मैं या आप या हम सभी अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास बिल्कुल नहीं कर सकते. और जब तक हम राज्य और व्यक्ति के, गौर कीजिएगा, जब भी हम राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों पर विचार करते हैं तो 2 बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं. एक, व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, व्हाट अ इंडिविजुअल विल गेट फ्रॉम द स्टेट, जो कि व्यक्ति के अधिकार होते हैं. और दूसरा, व्यक्ति राज्य के लिए क्या क्या करता है, व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये इंडिविजुअल की ड्यूटीज होती हैं, ये व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं. अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं और अवसर हैं जिनसे उसे अपने आत्म विकास में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में सहायता मिलती है. और देखिए, अधिकारों के बिना ना तो व्यक्तित्व का विकास संभव है और ना ही समाज अपनी प्रगति कर सकता है. और यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि केवल हम अपनी उन्हीं अधिकारों को, उन्हीं मांगों को अधिकार कह सकते हैं जिससे समाज कल्याण में वृद्धि हो. गौर कीजिएगा, हमारी हर एक डिमांड हमारा राइट नहीं हो सकती, हमारी हर एक मांग हमारा अधिकार नहीं हो सकती. केवल हमारी वही मांग हमारा अधिकार हो सकती है जिससे सोशल वेलफेयर में ग्रोथ होती हो, सोशल वेलफेयर में वृद्धि होती हो. हमारी ऐसी कोई भी मांग जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़ी हो, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट से जुड़ी हो, उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता. और विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में इसको परिभाषित करने की कोशिश की है. जैसा कि अभी मैंने शुरू में जिक्र किया था, लॉस्की ने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना साधारण रूप से कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता. और बार्कर का कहना था कि न्याय उस सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित होते हैं. देखिए, वास्तव में अधिकार इस बात का प्रमाण होते हैं कि राज्य में व्यक्ति के महत्व को और उसकी गरिमा को, उसके इंपॉर्टेंस को और उसकी डिग्निटी को एक्सेप्ट किया जाता है. और ऐसा कोई भी समाज या ऐसा कोई भी राज्य जहां व्यक्ति की डिग्निटी को रिकॉग्निशन ना हो, जहां व्यक्ति की गरिमा को महत्व ना दिया जाता हो, वहां कोई अधिकार भी नहीं होता. उदाहरण के तौर पर प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में केवल स्वतंत्र नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त थे और वहां स्त्रियों को, दासों को और अन्य देशों लोगों को स्वतंत्र नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे.
इस चर्चा के उपरांत हम लोग अधिकारों की प्रकृति के रूप में नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों के मध्य अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अधिकारों का नकारात्मक स्वरूप भी होता है और सकारात्मक स्वरूप भी होता है। राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, हमारी उन गतिविधियों पर या हम सभी की उन गतिविधियों पर जहां राज्य का कोई प्रतिबंध, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, उन्हें हम नकारात्मक अधिकार, नेगेटिव राइट्स कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति की गतिविधियों में जब प्रतिबंधों का अभाव देखा जाता है, यानी व्यक्ति जो चाहे सो करे, राज्य उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, व्यक्ति जैसा चाहे जो सो करे, और व्यक्ति की गतिविधियों में प्रतिबंधों का अभाव देखने को मिले, तो उसे भी नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। और जब कभी भी व्यक्ति को अपने सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प देने के लिए राज्य की ओर से कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ अवसर दिए जाते हैं, कुछ अधिकार और मौके दिए जाते हैं, तो उन्हें सकारात्मक अधिकार कहा जाता है। एक दूसरा बहुत बारीक अंतर है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, जितने भी पूंजीवादी राज्य हैं, पूंजीवादी राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य जहां पे उत्पादन के साधनों पर और वितरण के स्तर पर किसी एक व्यक्ति का यानी प्राइवेट ऑनरशिप देखने को मिलती है, उसे पूंजीवादी राज्य कहा जाता है। देखिए, पूंजीवादी राज्यों में नकारात्मक अधिकारों पर ज्यादा बल दिया जाता है, तो वहीं जितनी भी सोशलिस्ट स्टेट हैं, समाजवादी राज्य हैं, वहां पर सकारात्मक अधिकारों पर। एक तीसरे तरह का राज्य और हमें स्वरूप देखने को मिलता है वेलफेयर स्टेट। देखिए, वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत नकारात्मक अधिकारों के साथ साथ सरकार कोशिश करती है जहां तक संभव हो सके सकारात्मक अधिकार भी लोगों को दिए जाएं। मैं अब थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए, हमारी जिन गतिविधियों पर स्टेट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता, उन्हें नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, a man or an individual can do so whatever he or she like, and if we will trace out that absence of restriction is there, in that case we can justify that right as a negative right. वहां पर जहां व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंधों का अभाव दिखता है, व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसे नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। देखिए, हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में भी हमें राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन दिया गया है, परंतु राज्य की ओर से व्यक्ति के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। परंतु एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर हम सभी लोगों के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार पर युक्ति संगत प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मुझे बोलने का हक है, आपको भी बोलने का हक है, लेकिन हम ऐसी कोई बात जनसभा में, पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक डोमेन में नहीं बोल सकते जो देश की एकता का विरोध हो, जिसमें राष्ट्रीय सद्भावना को हानि पहुंचती हो, या सामाजिक सद्भावना का ह्रास होता हो, उसमें गिरावट होती हो, या किसी भी व्यक्ति की भावना आहत होती हो। हमें ऐसे विचारों से बचना चाहिए। देखिए, ऐसे ही बहुत सारे और अधिकारों का जिक्र किया जा सकता है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से हमारे अधिकारों पर, चाहे वो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार हो या आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार हो, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। और देखिए, जब कभी भी व्यक्ति के सेल्फ डेवलपमेंट में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से जब कभी भी कुछ सुविधाएं और अवसर दिए जाते हैं, तो उन्हें सकारात्मक अधिकार कहा जाता है। इनसे यही प्रकट होता है कि व्यक्ति में आत्मविकास के लिए राज्य की ओर से क्या क्या सहायता दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करूं, सार्वजनीन शिक्षा की बात करूं या सार्वभौमिक शिक्षा की बात करूं, तो राज्य द्वारा सार्वजनिक शिक्षा का प्रबंध करना हमारा सकारात्मक अधिकार होगा। चाहे वो चिकित्सा का अधिकार हो, राइट टू मेडिकल फैसिलिटीज हो, रोजगार का अधिकार हो, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार हो, फ्री लीगल एड हो, राइट ऑफ फ्री लीगल एड हो, या फिर रोजगार का अधिकार हो, मुफ्त कानूनी सहायता जिसका मैंने भी जिक्र किया, ये सभी हमारे सकारात्मक अधिकार कहलाते हैं। देखिए, पूंजीवादी राज्यों में नकारात्मक अधिकारों पर बल दिया जाता है और समाजवादी राज्यों में सकारात्मक अधिकारों पर बल दिया जाता है, और एक वेलफेयर स्टेट के अंदर, एक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नकारात्मक अधिकारों के साथ साथ जहां तक संभव हो
सकारात्मक अधिकारों की भी व्यवस्था की जाती है। आइए अब हम लोग अधिकारों को लेकर के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अधिकारों के संबंध में कौन कौन से विभिन्न सिद्धांत हैं। देखिए, with regards to the different theories of right, we can identify the theories of natural rights, theory of legal rights, historical theory of right, social welfare theory of right and Marxist theory of right। यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जिसे जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो ने दिया था, विधिक अधिकारों का सिद्धांत बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड और सॉलमन ने ये विचार दिया था, और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जिसे रिची और क्रॉस और ग्रीन ने दिया था, सोशल वेलफेयर थ्योरी यानी अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत और अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। हम लोग प्रारंभ करते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट से, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत फेमस रहा, और सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रवर्तक, देखिए पॉलिटिकल थ्योरी में एक थ्योरी आता है जो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ना होगा या पढ़ने को मिलेगा, सोशल थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये 3 विचारकों ने दिया था, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। और इनका कहना था कि व्यक्ति के कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले भी यानी प्राकृतिक दशा की स्थिति में भी, स्टेट ऑफ नेचर, नेचुरल स्टेज में भी मौजूद थे। यानी जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले भी व्यक्तियों के कुछ प्राकृतिक अधिकार मौजूद थे, और इन्हें ही हॉब्स, लॉक और रूसो ने प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा दी है। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत सामाजिक समझौते के जो प्रवर्तक रहे हैं तीनों विचारक, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, इनका कहना था कि व्यक्ति के अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले भी स्टेट ऑफ नेचर की पोजीशन में भी एग्जिस्ट करते थे, और इन्हें ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। और इन अधिकारों की उत्पत्ति या सृजन राज्य ने नहीं किया, क्योंकि इनका अस्तित्व राज्य के जन्म से भी पहले था। राज्य का जन्म तो बल्कि इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने किया है। देखिए, जॉन लॉक चूंकि एक इंडिविजुअलिस्ट थिंकर था, एक व्यक्तिवादी विचारक था, और उसने एक बुक लिखा था, 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। इस पुस्तक को आज भी व्यक्तिवाद की बाइबल माना जाता है, और जॉन लॉक का कहना था कि जो सरकार है वो जनता के नौकर के समान है, और सरकार सत्ता में तभी तक बनी रह सकती है जब तक जनता को स्वीकार्य हो, जनता में उसकी स्वीकृति हो, और उसे कुछ सीमित शक्ति, यानी सरकार को जो लिमिटेड पावर्स दी गई है वो केवल इस पर्पज से दी गई है ताकि वो व्यक्ति के अधिकारों को, यानी हम सभी के अधिकारों को, हमारे मौलिक अधिकारों को, हमारे प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित कर सके। और ये भी कहना था जॉन लॉक का, यदि कोई भी सरकार हमारे इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा देने में विफल होती है तो ऐसी सरकार के खिलाफ हमें क्रांति करने का भी पूरा अधिकार होता है। देखिए, प्रारंभ से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर लास्ट तक जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत चिंतन किया, और जॉन लॉक ने राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है, क्योंकि ये अधिकार व्यक्ति के अस्तित्व में नहीं थे और राज्य के अस्तित्व पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं है। यदि कोई भी राज्य व्यक्ति के इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा नहीं दे पाता, कोई भी राज्य व्यक्ति के इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को यदि कोई भी राज्य सुरक्षा नहीं दे पाता, यानी इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को राज्य सुरक्षा नहीं देता जिसके लिए हमने राज्य का निर्माण किया है, तो ऐसे राज्य के खिलाफ हमें क्रांति कर देनी चाहिए। और इन 3 अधिकारों में लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ अधिकार माना है। इसके पश्चात धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेशन का उसने समर्थन किया, और राजनीतिक क्षेत्र में उसने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, संवैधानिक सरकार का समर्थन किया। ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के माध्यम से जो प्राकृतिक अधिकारों की बात की, उसके थ्रू उसने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था। और थॉमस हॉब्स का कहना था कि प्राकृतिक दशा का त्याग करके हम सभी लोगों ने, यानी व्यक्तियों ने, अपने अधिकार एक सर्वशक्तिमान सत्ता को, जिसे उसने निरंकुश शासक का नाम दिया था, उसको सौंप दिया। और चूंकि हमने उसको सौंप दिया इसलिए हम उसके आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। और इस प्रकार हॉब्स ने सामाजिक समझौते के माध्यम से एक निरंकुश शासन व्यवस्था का समर्थन किया। याद रखिएगा इस चीज को।
तीसरे विचारक आते हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में, रूसो। और रूसो का कहना था कि जब सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण होता है तब व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों को छोड़कर सामान्य इच्छा, जनरल विल के अकॉर्डिंग कार्य करने का प्रॉमिस करता है। और यदि हम देखें हिस्ट्री में भी जाकर देखें तो अनेक क्रांतियों को अपनी प्रेरणा प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना से मिली थी, जैसे अमेरिकी स्वाधीनता घोषणा 1776, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। इसके उपरांत हम लोग लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि अधिकार राज्य की देन है, प्राकृतिक अधिकारों जैसी कोई चीज नहीं होती। कानून ही किसी अधिकार का आधार होता है, उसको मान्यता देता है, उसको रिकॉग्निशन देता है, तब जाकर के हमारे किसी अधिकार का महत्व होता है। और कानूनी अधिकारों का सिद्धांत बिल्कुल प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विपरीत है। देखिए, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के समर्थकों की यदि बात करूं तो बेंथम, जॉन ऑस्टिन, हॉलैंड और सॉलमंड, इन लोगों ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया। और इनका ओरिजिनली ये कहना था, मौलिक रूप से इनका ये कहना था कि अधिकारों का अस्तित्व वास्तव में प्राकृतिक नहीं होता, कानून ही हमारे जो अधिकार होते हैं किसी भी देश में, उनका एग्जिस्टेंस केवल कानून की वजह से, विधि की वजह से ही उन अधिकारों का अस्तित्व होता है। देखिए, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का कहना था कि अधिकार राज्य की देन है। सभी देश अपने विशेष समय और समय विशेष के कानूनों से बंधे होते हैं, और जब तक राज्य किसी अधिकारों को मान्यता नहीं देता तब तक किसी भी अर्थ में उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। देखिए, आपको याद होगा थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक संबंधों को निजता और जीवन जीने के अधिकार के संदर्भ में विश्लेषण किया गया था, और इसके संबंध में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। दूसरा, हाल ही में आपने देखा होगा कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उभयलिंगी समुदाय है, जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है, उन लोगों को भी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि देखिए, चूंकि ये भी इंसान है, इनके भी अधिकार है, इनको भी अपने व्यक्तित्व के विकास का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसलिए ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो इन लोगों को भी मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था करे, इनके लिए भी शिक्षा का प्रबंध करे, ताकि ये लोग भी एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ को लीड कर सके। देखिए, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के बिल्कुल विपरीत आता है, और कानूनी अधिकारों के समर्थकों का कहना है कि यदि प्राकृतिक अधिकार कानूनी अधिकारों के अकॉर्डिंग है तो इसकी ज़रूरत क्या है, और यदि वो इसके अगेंस्ट है तो इसका फ़ायदा क्या है। यही वजह है कि कानूनी अधिकार के जितने भी समर्थक थे, बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड और सॉलमंड, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया था। और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत में भी हमें अनेक खामियां, कमजोरियां दिखाई देती हैं। देखिए, यदि कानून ही अधिकार की परिभाषा मान लिया जाए तब राज्य के प्रति आदेश या राज्य का जो आदेश है या कानून को उचित मान लेना चाहिए। क्या दास प्रथा को, भ्रष्टाचार को, किसी भी प्रकार के अपराध को, मान लीजिए 1% के लिए यदि कानूनी मान्यता मिल जाए, बहुपत्नी प्रथा को कानूनी मान्यता मिल जाए, तो क्या ये सब उचित हो जाएंगे? क्या उचित और अनुचित का कोई ऐसा नियम नहीं है जो जिससे राज्य को गाइडेंस मिले, राज्य को भी मार्गदर्शन प्राप्त हो? यहाँ पर हैरोल्ड लॉस्की के एक विचारों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। देखिए, लॉस्की का कहना था कि अधिकार राज्य की मान्यता पर आश्रित नहीं है। देखा जाए तो जैसे जैसे लोगों का सामाजिक चेतना का विकास होता है, जैसे जैसे हम लोगों में सोशल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हम लोग समकालीन अधिकार व्यवस्था को चुनौती देना शुरू कर देते हैं और नए कानूनों की मांग करते हैं कि इनको भी अधिकारों के रूप में आज मान्यता दी जाए। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्टेक्स्ट में सरकार द्वारा ट्रिपल तलाक के मुद्दे को गैर कानूनी बनाया गया। वहीं दूसरा उदाहरण ये देखा जा सकता है कि जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया और केंद्र सरकार को इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किया गया कि इनके लिए भी चिंता की जाए। इसके उपरांत हम लोग अधिकारों के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करेंगे, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। देखिए, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का मानना है कि अधिकार इतिहास की देन है,
it is just because of the history, because we are following very many traditions and culture from since long time. बहुत लंबे समय से हम लोग रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करते जा रहे हैं और उसी वजह से बहुत सारी प्रचलित प्रथाओं को आज अधिकारों का दर्जा मिल चुका है और इसके प्रवक्ता के रूप में एडमंड बर्ग का नाम याद रखा जाता है। देखिए, चूंकि बहुत सारी प्रथाएं, परंपराएं, रिवाज काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, तो कई बार इनको भी अधिकारों का दर्जा मिल जाता है। और रिची ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा था कि जो अधिकार मनुष्यों को प्राप्त होने चाहिए वास्तव में वे ही अधिकार हैं और जिनको ग्रहण करने के लिए हम अभ्यासी हैं और जिन्हें एक बार प्राप्त करने की परंपरा बन चुकी है। वहीं एडमंड बर्ग, जो कि सिद्धांत के मुख्य समर्थक थे, उनका कहना था कि देखिए, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसका मुख्य कारण यही था कि सम्राट ने जनता के परंपरागत अधिकारों को स्वीकार नहीं किया था। और एडमंड बर्ग ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर प्रहार करते हुए तर्क दिया था कि सभ्य समाज के जन्म से पहले जिन अधिकारों के अस्तित्व की कल्पना की जाती है उन्हें सभ्य समाज में लागू किया जाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकता है। और इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अधिकारों की चर्चा करते समय इसमें उचित अनुचित के प्रश्नों को अलग रख दिया जाता है। यदि किसी भी समाज में देखिए रीति रिवाज या परंपरा के आधार पर हम स्लेवरी सिस्टम को, दलित एक्सप्लॉयटेशन को, पॉलीगैमी को, सती प्रथा सिस्टम को यदि उचित मान ले तो क्या इसे अधिकार मान लेना चाहिए? देखिए, दूसरा, अधिकार को हमेशा परंपरा के अनुसार चलाते रहना है तो इसमें सुधार भी आवश्यक है। एक राज्य में विभिन्न समुदायों के रीति रिवाज एक समान नहीं होते, जबकि कानूनों में हमें समानता देखने को मिलती है। अगले भाग में हम लोग सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स और मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स पे चर्चा करेंगे और मानव अधिकारों पे चर्चा करेंगे।